नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉम प्लस पे। जैसा कि आपको मैं बता देता हूं, पहले हम यहां पे एक नए सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी के वो क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जो लगभग सभी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। यानी इस पीपीटी के माध्यम से हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या काम करना है कि एक एक क्वेश्चन को, ये नहीं कि एक क्वेश्चन ही करेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से कम 10 या 12 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जैसे आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा करके देखोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन बायो के जो आ रहे हैं प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो इसने आपसे पूछा है कि स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या होता है। फिर आपको जाना है ऑप्शन के ऊपर। 4 ऑप्शन आपके सामने इसने दे रखे हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? उत्तर। टिश्यू का मतलब होता है उत्तर। अब आपको ये बताना है कि अगर हमें टिश्यू की स्टडी करनी है तो स्टडी को क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: साइटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी और हिपैटोलॉजी। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है साइटोलॉजी। अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन आए कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका के समूह या कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन रहेगा साइटोलॉजी। सेकंड इसमें ऑप्शन दे रखा है नेफ्रोलॉजी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए किसका, कि स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी यानी किडनी का जो हम स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। इसी प्रकार से अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि स्टडी ऑफ टिश्यू, तो यही हमारा आंसर रह जाएगा, और इसका मतलब होता है हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल है, यानी उत्तकों, या मैं कह दूं कि जो कोशिका का समूह है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। अब इसने पूछ रखा है कि स्टडी ऑफ टिश्यू यानी वो ब्रांच जिसके अंदर हम उत्तकों की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन इसने दे रखा है हिपैटोलॉजी। तो जहां पर भी आपको हिपैटिक या हिपैटो टर्म दिखाई दे, इसका मतलब ये हो गया कि ये सीधी सीधी किसकी बात कर रहा है? लीवर की बात कर रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया कि कोशिका की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। दूसरा अगर क्वेश्चन आ रहा है नेफ्रोलॉजी, तो स्टडी ऑफ किडनी, जहाँ पे किडनी का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ टिश्यू, और हिपैटोलॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ लीवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने ये है, बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका के विभिन्न पार्टिकल होते हैं, उसमें से किसी को क्या बोलते हैं? कि प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, किसी को पावर हाउस बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं कि कोशिका के अंदर जो होता है ना सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, किसी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का जो पावर हाउस है या ऊर्जा ग्रह है, ये किसे कहा जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है गोल्गी बॉडी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? राइबोसोम के बारे में पूछे ना, तो जब भी क्वेश्चन आए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, यानी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। अब अगर हम राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम 2 टाइप का होता है। एक तो होता है 70S टाइप का, और दूसरा होता है 80S टाइप का। ये 2 टाइप होते हैं राइबोसोम के। अब अगर आपने सेल का चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी ये 2 टाइप होते हैं कोशिका के। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या हो? न्यूक्लियस का अभाव। अब न्यूक्लियस क्या होता है कि ये मान लो कोई सेल है और सेल के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
ऐसी कोशिका जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो जो बैक्टीरिया होता है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो ऐसी कोशिका जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अब क्या होगा कि जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा होगा? 80S टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को कहेंगे। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आए कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल की बॉडी को क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेल के अंदर आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है। mRNA होता है, rRNA होता है और tRNA होता है। क्या काम करते हैं? वो प्रोटीन बनाएंगे। तो अब क्या होगा कि ये मान लो पूरी कोशिका है, इसके अंदर ही न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर भी प्रोटीन बना पड़ा है, यहाँ पर प्रोटीन बना पड़ा है, यहाँ पर इस प्रकार से पूरी कोशिका के अंदर क्या हो गया? एक ट्रैफिक सा लग गया। मतलब ये गोल की बॉडी क्या काम करेगा? ये प्रोटीन के बंडल बनाता है, या मैं कह दूं कि ये प्रोटीन को पैकिंग करने का काम करेगा। अब पैकिंग का मतलब क्या हुआ कि इस वाले प्रोटीन को उठा करके एक बना दिया, यहाँ से एक बंडल बना दिया, यहाँ से एक और बंडल बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोशिका के अंदर क्या काम कर रहा है? ट्रैफिक कम कर रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कोशिका की यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक कहा जाता है। लाइसोसोम के बारे में याद रखना, इसे बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब खुद मरता है तो साथ में पूरी कोशिका को मारता है। कैसे? कि ये इस प्रकार से कोई कोशिका है और इस कोशिका में यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं कह दूं कि क्या है? लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम के अंदर क्या बनते हैं? इसमें एंजाइम बनते हैं। कौन से वाले? उनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये वाले जो एंजाइम होते हैं ना, ये कौन से नेचर के होते हैं? यानी कौन सी प्रकृति के होते हैं? तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 4 से लेकर के 5 के बीच में होती है। अब क्या होगा कि मान लो बाहर से कोशिका के अंदर कोई भी खराब पार्टिकल आया, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इस खराब पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा, यानी इसको मारने का काम करेगा। लेकिन जब भी क्या होगा कि ऐसे जो खराब पार्टिकल बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आएंगे तो इनको अपने अंदर लेता जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि जो लाइसोसोम है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन ही फट जाती है। अब एक चीज देखो, यहाँ से मैं कह दूं कि लाइसोसोम है, इसकी मेम्ब्रेन फटी। मेम्ब्रेन फटने का मतलब ये हो गया कि जो ये वाले एंजाइम है ना, ये पूरी कोशिका के अंदर फैल गए। अब ये कोशिका के जितने पार्टिकल हैं उनको खाने का काम करेंगे। मतलब क्या हुआ कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोला है? क्योंकि खुद तो मरेगा ही और साथ में पूरी कोशिका को भी मारता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आए सुसाइड बैग ऑफ द सेल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स पूछा गया है कि प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि इसने पूछा क्या है। प्लांट सेल वॉल, ये बात कर रहा है कोशिका भित्ति की। पहले हम देखते हैं कि ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर एक तो इस प्रकार से मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी होती है, ठीक है। ये जो अंदर की लेयर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो आउटर लेयर होती है ना, इसे बोलते हैं सेल वॉल, यानी इसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। अब इसने क्या पूछा है कि प्लांट सेल वॉल आर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये प्लांट के अंदर भी होती है, या मैं कह दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये दोनों के अंदर होती है। दोनों का मतलब क्या हुआ? यूकैरियोटिक सेल भी है और प्रोकैरियोटिक सेल भी है। या फिर वैसे कह दें कि प्लांट सेल के अंदर भी है और एनिमल सेल के अंदर भी है। जैसे एक बात सुनो,
तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये तो एनिमल सेल के अंदर भी है, लेकिन वहां पर आउटर और इनर एक ही लेयर होती है। अब प्लांट सेल वॉल जो है ये किस चीज की बनी होती है ये इसने पूछा है। तो ये बनी होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। अब इसके बारे में अगर हम पढ़े कि ये क्या चीज होती है, तो जो सेलुलोज होता है ना, ये एक प्रकार की क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। और कौन से टाइप की? अब कार्बोहाइड्रेट आगे 3 टाइप की होती है, पॉलीसेकेराइड होती है, इधर मोनोसेकेराइड होती है, डाइसेकेराइड होती है। अब हमें ये देखना है कि जो सेलुलोज है ये कौन से टाइप की कार्बोहाइड्रेट रहेगी, तो ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल रहेगी, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब ये हुआ कि ऐसी शर्करा जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के अणुओं से मिलकर के बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो ये जो सेलुलोज है ना, ये अपने आप में क्या होता है? एक डेड पार्ट होता है। अब ये डेड पार्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो वाटर का लेवल होता है, इसमें जो पानी का लेवल होता है ना, वो 0% होता है। अब आपने कभी देखा होगा कि जब हम पेड़ को बाहर से टच करते हैं तो हमें क्या होती है? एक कठोरपन महसूस होता है। कहने का मतलब वो क्या होती है? वो सेल वॉल होती है, वो कोशिका भित्ति होती है। बनी किसकी है? सेलुलोज की। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है पहला काइटिन। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आए कि एक तो सेल वॉल देखो किसकी होती है, अगर तो प्लांट सेल की होती पूछेगा तो वो तो हमारा ऑप्शन रहेगा सेलुलोज, ये तो मैंने आपको करवा दिया। और एक अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि जो एल्गी होता है, एल्गी, और एल्गी का मतलब होता है शैवाल, इनके अंदर भी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो एल्गी की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? वो भी इसकी बनी होगी। प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? वो भी इसी की बनी होती है। अब अगर मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई का मतलब होता है कवक, इनके अंदर भी क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो वो किस चीज की बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पेप्टिडोग्लाइकॉन और फोस्फोलिपिड। जब भी क्वेश्चन आए कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती है? सेल वॉल है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। अब ऑप्शन हमारा रह गया फोस्फोलिपिड। तो जब भी एक मैं बात करूं एनिमल सेल की, एनिमल सेल की, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हमारे अंदर क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो ये वाली सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? ये फोस्फोलिपिड की बनी होती है। अब आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया इससे कि प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, कि पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज की बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज की। यही हमारा क्या रह जाएगा? आंसर। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसने आपसे पूछा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम की बात कर रहा है, यानी गुणसूत्र की बात कर रहा है। इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी गुणसूत्र बोलते हैं। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं ऑटोसोम, एक तो ऑटोसोम टाइप के होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? तो एलोसोम टाइप के होते हैं। यानी ये 2 टाइप के क्रोमोसोम मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ऑटोसोम की तो कितने पेयर होते हैं? तो ये 22 पेयर होते हैं। ये 22 जोड़ी, चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों के अंदर क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एलोसोम की तो ये मेल बॉडी के अंदर अलग होते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर अलग होते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर अलग होंगे और मेल बॉडी के अंदर क्या होंगे? अलग होंगे। अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी के अंदर होता है एक्स और वाई, ये क्रोमोसोम रहेंगे। और फीमेल बॉडी की बात करोगे तो वहां पर होता है एक्स एक्स। तो यहाँ पर भी एक जोड़ी है, यहाँ पर भी एक जोड़ी है, और 22 पेयर ये हो गए। यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कुल कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमें एक ऑप्शन क्या करके आना है? कुल 23 जोड़ी पाए जाते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि 2 टाइप के हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। कई बार क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो लिंग निर्धारण होता है बच्चे का वो किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है?
यानी पैदा होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 22 पेयर है ना, ये चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, दोनों के अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जो 22 पेयर एक मेल बॉडी से आएंगे, वही 22 पेयर किसकी बॉडी से आएंगे, फीमेल बॉडी से। तो ये तो 44 जो गुणसूत्र हो गए ना, ये तो दोनों के अंदर सेम आएंगे। अब क्या होगा कि टोटल 23 जोड़ी है, यानी एक बच्चे के अंदर या एक बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 44 तो यही हो गए। अब यहाँ से मैं कह दूं कि एक कौन सा आ गया, एक्स, और यहाँ से कौन सा आ गया, मैं ये कह दूं कि एक्स ही आ गया। यानी पापा से कौन सा क्रोमोसोम आया, एक्स, और माता से कौन सा क्रोमोसोम आना है, एक्स ही आना है। तो यहाँ से पैदा होने वाली जो संतान होगी ना, वो होगी लड़की, ये गर्ल पैदा होगी। अब मैं कह दूं कि 44 तो थे ही दोनों के अंदर, पापा से भी एक्स आ गया और माता से भी एक्स आ गया, कितने क्रोमोसोम हो गए, ये 46 हो गए। और ये क्या है, तो ये पैदा होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 44 क्रोमोसोम दोनों के अंदर सेम है, और पापा से कौन सा क्रोमोसोम आया, तो पापा से वाई आया, और माता से कौन सा आना है, एक्स ही आना है। इसी प्रकार से इधर मैं कह दूं कि वाई आया और यहाँ पे एक्स आया, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, अब इनकी संख्या हो गई 46। मतलब अब ये पैदा होने वाली संतान कौन सी होगी, तो ये बॉय लड़का पैदा होगा। सिंपल सी बात ये समझ लो कि पैदा होने वाली संतान बॉय है या गर्ल है, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है पापा के क्रोमोसोम के ऊपर, यानी मेल बॉडी के क्रोमोसोम के ऊपर। समझ में आया। तो आपको क्या काम करना है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कवर हुआ। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने ये है कि मानव शरीर में एकमात्र अंग जिसकी जन्म के बाद कभी वृद्धि नहीं होती। अब इसने ये पूछा है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसे ऑर्गन यानी ऐसे अंग का नाम बताना है कि जिसकी जन्म के बाद में कभी वृद्धि ही नहीं होती। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, आई है, दूसरा कौन सा है, टंग दे रखा है। आई का मतलब क्या होता है, क्या हमारी आंख है, या मैं कह दूं कि हमारी जो जीभ होती है, क्या इसकी वृद्धि नहीं होती है, या फिर हमारे जो कान है, क्या इसकी वृद्धि नहीं होती है, या फिर हमारा जो नाक है, क्या इसकी वृद्धि नहीं होती है। यही आपको बताना है। देखो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ना, इसमें आपको एक बात समझनी है कि ये क्या है, ये सेंसरी ऑर्गन है सारे के सारे। सारे के सारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी का मतलब ये हो गया कि ये संवेदी अंग है सारे के सारे, जो हमें किसी न किसी चीज की संवेदना देते हैं। जैसे मैं कह दूं आंख है, किस चीज की संवेदना दे रही है, हमें देखने की, हम जो देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से मैं कह दूं कि हमारी जीभ है, तो हम जैसे खाना खा रहे हैं, खाने का जो टेस्ट है वो कैसा है, तीखा है कि मीठा है या फीका है, इस बात का एहसास हमें कौन करवा रही है, हमारी जीभ करवाती है। अब मैं कह दूं कान है, तो हम जिस चीज को सुन पा रहे हैं, यानी सुनने की संवेदना आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कान से आ रही है। इसी प्रकार से मैं कह दूं कि नोज नाक है, तो ये क्या काम कर रहा है, ये हमें सूंघने की जो संवेदना है वो प्रोवाइड करवा रहा है कि जो स्मेल आ रही है वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन इसमें एकमात्र ऐसा अंग है जिसकी वृद्धि नहीं होती, तो वो हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा आई यानी आंख। तो ध्यान रखना कि आंख एकमात्र ऐसा अंग होता है जिसकी वृद्धि नहीं होती। जितनी हमारे जन्म के समय थी उतनी ही क्या रहेगी, जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तब तक इतनी ही रहती है। ठीक है, बाकी जो भी है इन सभी की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब फिर से वही क्वेश्चन हमारे सामने आया है। इसने पूछा है जो प्लांट सेल होती है, जो पादप कोशिका होती है, तो आपको बताना है कि ऐसा कोशिकांग, ऐसा सेल ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर हो, प्लांट सेल के अंदर हो, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही हो। अब सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो होती है ना, ये प्लांट के अंदर भी होती है। ठीक है, सेल वॉल जो है ये मैंने अभी आपको करवाया होगा कि बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। ठीक है, जो फंजाई है, कवक, इनके अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल होती है।
ठीक है। इसी प्रकार से हम ये कह दें कि जो एल्गी होते हैं शैवाल, इनके अंदर भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो इसमें पूछा है कि ऐसा कोशिकांग बताइए जो केवल किसके अंदर हो, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर ही हो। अब एक चीज देखो, अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट के अंदर भी है, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और एल्गी के अंदर भी है। न्यूक्लियस जो केंद्रक है ये प्लांट सेल के अंदर भी होता है, और अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल के अंदर भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है। अब ये जो हमारा ऑप्शन ना प्लास्टिड है, इसको बोलते हैं लवक। लवक जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल वॉल के अंदर ही पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका के अंदर। यानी ये क्या है, ये एक प्रकार से मैं कह दूं कि रंग देने का काम करते हैं। एक पौधे के अंदर रंग देने का जो कार्य करता है ना, वो करता है प्लास्टिड। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, बहुत सारी पत्तियां ऐसी होती हैं जो अलग अलग कलर की होती है। मान लो अगर हमारे अंदर भी प्लास्टिड होता, यानी हमारी सेल के अंदर भी प्लास्टिड होता, तो हम भी क्या होते, रंगीन होते, कलरफुल होते। अब आप में से कोई यहाँ पे क्या होता, येलो कलर का होता, आप में से कोई क्या होता, ग्रीन कलर का होता। इसी प्रकार से तो शुक्र है कि हमारे अंदर ये प्लास्टिड नहीं है, ठीक है। और ये जो वॉक्यूल्स होते हैं, इसका मतलब होता है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, और रिक्तिकाएं का मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी स्पेस होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। अब एम्प्टी स्पेस का मतलब होता है खाली स्थान होता है जिसमें इमरजेंसी के लिए कुछ यहाँ पे न्यूट्रिशन सेव करके रखती है। तो ये भी दोनों के अंदर होता है। तो एक मात्र कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो रहेगा प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। काम क्या करता है, पौधों को रंग देने का काम करता है, ठीक है। अब प्लास्टिड आगे 3 टाइप के होते हैं, तो तीनों क्या क्या काम करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा इतने लेक्चर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इसी कॉम प्लस के नाम से अपनी जो प्ले स्टोर पे ऐप लॉन्च होने जा रही है। तो जिस दिन हमारी ऐप लॉन्च होगी, अभी कुछ ही मान लो कि 1 वीक के बाद में अपनी यही इसी नाम से ऐप लॉन्च होने जा रही है। तो अगर आपको फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, पूरी थ्योरी के साथ में, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो आप वहाँ पर जाकर के हमारे कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।